गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीके में नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 7 रिवर बैंक्स। आपको इस चैप्टर में 3 चीज़ें दी हैं। एक तो सिटीज़ शहरों के नाम, कंट्रीज़ देश के नाम, और तीसरा दिया है रिवर्स। तो आपको इसमें 12 पॉइंट्स दिए हुए हैं। किसी में आपको नदी के नाम बताया है तो आपको शहर का और उस कंट्री का नाम बताना है। किसी में आपको शहर का नाम बताया तो आपको नदी का और कंट्री का नेम बताना है। इस तरह से इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब नंबर 1 पर देखिए, सिटीज़। थॉमस रिवर कहाँ पर है? लंदन में है, और लंदन कंट्री किसका है? यूनाइटेड किंगडम। नंबर 2 पर आपको दिल्ली शहर का नाम बताया है। तो दिल्ली में नदी कौन सी है? यमुना नदी। और दिल्ली किस कंट्री में आता है? इंडिया। नंबर 3 कायरो, ये भी शहर का नाम है। यहाँ पर नदी कौन सी है? नाइल नदी। और कंट्री है इसका इजिप्ट। नंबर 4 सेन, ये आपको रिवर का नाम बताया है, और ये है पेरिस में। और पेरिस किस कंट्री में है? फ्रांस में। नंबर 5 जबलपुर, सिटी का नाम बताया। जबलपुर में नदी आती है नर्मदा, और जबलपुर कौन सी कंट्री में है? इंडिया में। नंबर 6 न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में नदी है हडसन, और इसका कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नंबर 7 स्प्री, रिवर नदी का नाम है, कंट्री है इसका जर्मनी, तो ये सिटी है इसका बर्लिन। नंबर 8 नासिक, नासिक में कौन सी नदी है? गोदावरी, और नासिक किस कंट्री में आता है? इंडिया में। नंबर 9 डैन्यूबी नदी बुदापेस्ट शहर में है, और बुदापेस्ट है हंगरी कंट्री में। नंबर 10 वाराणसी में गंगा नदी बहती है, जो कि इंडिया में है। नंबर 11 टाइबर नदी रोम शहर में बहती है, जो कि इटली में है। नंबर 12 सूरत में ताप्ती नदी बहती है, जो कि इंडिया में है। इस तरह से आपने रिवर्स, सिटीज़ एंड कंट्रीज़, इन तीनों के बारे में पढ़ा। आप थोड़ा मैप भी देख लीजिएगा कि किस तरह से कौन सी नदी कहाँ पर बहती है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट, कि अपनी सेफ्टी हम कैसे रखें। बच्चों, आपने पहले की क्लासेस में साइंस में फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में तो सुना है कि फर्स्ट एड बॉक्स कैसे बनाया जाता है, और उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि कभी भी हमें इमरजेंसी पड़ जाए, यानी कभी हाथ जल गया, हाथ कट गया, हम गिर गए, या किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया, तो इमरजेंसी में हम जब तक डॉक्टर के पास जाएं, इससे पहले घर पर हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरह से अपने इस दर्द को कम कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ आपको इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट द आइटम्स फाउंड इन अ फर्स्ट एड बॉक्स in earlier classes. Injuries can happen anytime and anywhere. Hence, it is essential to have knowledge about the basic first aid skills so that we can help others as well as ourselves in case of any accidents or injuries that take place. This will provide immediate relief to the patient till professional medical help arrives. यही मैंने बताया आपको कि फर्स्ट एड बॉक्स का किस तरह से यूज़ होना चाहिए, वो हमें सारी जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमें चोट लग जाए तो हमें क्या करना है, कैसे हमें पट्टी बांधनी है, वो सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है कि कभी किसी की को चोट लग जाती है या किसी को हमारी ज़रूरत पड़े, तो उस समय डॉक्टर के पास जाने से पहले इमरजेंसी में हम उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं, देखिए। नंबर 1 इन केस ऑफ ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरीज एंड कट्स, अगर किसी कारण से आपको चोट लग गई या हाथ कट गया और आपके खून निकल रहा है, तो आप क्या करोगे? प्रेस फर्मली ऑन द वाउंड विद अ क्लीन क्लॉथ अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। सबसे पहले तो जहाँ हमें चोट लगी है
उस पर एक साफ़ सुथरा कपड़ा रखकर उसको ज़ोर से दबा देंगे, जिससे जब तक कि खून बहना रुक न जाए। क्लीन द वाउंड विद वाटर एंड पैट ड्राई। उस घाव को साफ पानी से धोकर और फिर सुखा देंगे, पोंछ देंगे। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट एंड कवर द वाउंड विद अ बैंडेज और अ गैज। कि उस पर कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा के, ट्यूब लगा के, या फिर डिटोल आता है, सेवलॉन आता है, उससे क्लीन करके उसके ऊपर कोई ट्यूब लगाकर उसके बाद उसको कवर कर देना है किसी पट्टी से। If the bleeding continues, keep on applying pressure on the wound until the bleeding stops. If the bleeding does not stop, seek medical help immediately. अगर लगातार खून बह रहा है तो आप उस घाव पर जोर से उसको पकड़ कर रखिए, जिससे कि ज़्यादा खून न बह जाए। और फिर भी अगर लगातार खून बह रहा है, चोट गहरी है, तो आपको फटाफट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 2, इन केस ऑफ अ नोज ब्लीड। ये काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि नाक से खून आता है, इसको नक्सीर आना भी कहते हैं। अगर नक्सीर आ जाए तो क्या करना चाहिए? सिट स्ट्रेट, एंश्योर दैट यू डू नॉट टिल्ट योर हेड बैक। पहले तो सीधे बैठे रहो और अपने सिर को पीछे की तरफ मत करो। Lean forward and apply constant pressure by pinching the lower end of the nose. Do this for 5 to 10 minutes. और अपने सिर को थोड़ा सा, अपने आप को थोड़ा आगे करके और अपनी नाक का जो एंड वाला पॉइंट होता है उसको पिंच करते रहिए 5 से 10 मिनट तक। Once the bleeding stops, apply an ice pack as it will provide relief in case there is any swelling. अगर किसी तरह की नाक में स्वेलिंग है तो जब खून बहना रुक जाए तो आपको क्या करना है, उस पर बर्फ़ से सिकाई करनी है, तो वो स्वेलिंग भी रुक जाएगी। नंबर 3, इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट। अगर आपको कोई जहरीला कीड़ा काट जाता है तो क्या करना चाहिए? एट फर्स्ट चेक फॉर एनी स्टिंगर लेफ्ट इन द स्किन फ्रॉम द इंसेक्ट बाइट। सबसे पहले तो जहाँ पर उसने जानवर ने काटा है उसको आप अच्छी तरह से चेक करिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑन द अफेक्टेड साइड। उस जगह पर कोई भी एंटीसेप्टिक, डिटॉल या सेवलॉन वो लगा दीजिए। कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ यू डेवलप स्वॉलन लिप्स और टंग और फेस एंड हैव डिफ़िकल्टी ब्रेथिंग। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आपके होंठ या जीभ या मुंह पर किसी तरह की सूजन आ रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नंबर 4, इन केस ऑफ बर्न्स। अगर आपका हाथ या पैर या कुछ भी जल जाए तो क्या करोगे? प्लेस द बर्न्ट एरिया अंडर रनिंग कोल्ड वाटर टिल द पेन सबसाइडेड। अचानक से जलते हैं तो बहुत तेज़ दर्द होता है, तो जो भी बॉडी पार्ट हमारा जला है फटाफट उसे ठंडे पानी में डालना चाहिए। कवर द बर्न्ट एरिया लूजली विद अ क्लीन ड्राई ड्रेसिंग। और उस जले हुए भाग को बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े से बांधना चाहिए। डू नॉट अप्लाई एनी क्रीम और लोशन टू द बर्न एरिया। अप्लाई ओनली एंटीबायोटिक क्रीम टू द अफेक्टेड एरिया। इस जली हुई जगह पर कोई भी लोशन या कोई क्रीम नहीं लगानी, सिर्फ एंटीबायोटिक क्रीम हो या फिर जैसे हल्दी होती है वो एंटीबायोटिक का काम करती है, आपको वही उस जगह पर लगानी है। बी केयरफुल अबाउट इन्फेक्शंस एंड केयरफुली ऑब्जर्व एनी साइंस ऑफ स्वेलिंग और टेंडरनेस। और किसी भी तरह से के इन्फेक्शन के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा और ध्यान देते रहिए कि वो कहीं आपकी उस जगह पर स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, उस चीज़ को आप नोट करते रहिए। इफ़ नीड बी टेक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। और आपको ज़रूरत लगती है तो फटाफट से आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए। नंबर 5, इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर बिजली का करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए? टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली।
फटाफट से मेन स्विच जो होते हैं उनको बंद करना चाहिए। दिस विल एंश्योर दैट देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द पर्सन एंड द इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये ध्यान देना है कि उस इंसान और इलेक्ट्रिक कोई भी करंट, उन दोनों का कोई कनेक्शन ना हो, यानी कि फटाफट मेन स्विच बंद करेंगे तो पूरी लाइट, बिजली का जो सप्लाई है पूरी वो बंद हो जाएगी और उस तक इंसान तक नहीं पहुंचेगी। कॉल फॉर एन एम्बुलेंस इफ़ द शॉक वॉज सीवियर एंड द पेशेंट इज़ इन डिस्ट्रेस। और फटाफट से एम्बुलेंस को बुला लीजिए अगर ये शॉक जो है, इलेक्ट्रिक शॉक, बहुत ज़्यादा हो तो। और पेशेंट को अगर बहुत तकलीफ़ हो रही हो तो फटाफट एम्बुलेंस को बुलाकर मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए। तो बच्चों, इसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी कि किस तरह से हमें इमरजेंसी में अपने घर पर हम छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर सकते हैं जब तक कि हमें मेडिकल हेल्प मिले। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, लेट अस ईट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो खेतीबाड़ी का एक ऐसा तरीका है जिसमें कि सुरक्षित दवाइयों का प्रयोग किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते। Organic farming is an agricultural system that involves the use of eco-friendly fertilizers and pesticides made from animal and plant waste. Organic farming खेतीबाड़ी का ऐसा तरीका है जिसमें कि इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यानी कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनते हैं। Apart from this, organic farming also involves the use of cover crops. These crops are grown in seasons when cash crops are not grown or they are grown along with cash crops in alternate rows. जो क्रॉप खेती बाड़ी होती है वो दो तरह की होती है, एक तो कैश क्रॉप्स होती है, एक कवर क्रॉप होती है। कैश क्रॉप यानी जो हमें जो फ़ायदे के लिए या बेचने के लिए फसलें उगाई जाती हैं, और कवर क्रॉप होता है जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखे। तो जब सीजनल फल सब्जियां नहीं होती तो वहाँ पर कवर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, और नहीं तो दोनों को ही ऑल्टरनेटिव रो में उगाया जाता है। कवर क्रॉप्स सच एज राइस हेल्प्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड ऐड नाइट्रोजन टू इट। कवर क्रॉप्स से मिट्टी में उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और मिट्टी को नाइट्रोजन गैस भी मिलता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस to reduce the harmful effects on the environment caused by the use of chemical fertilizers and pesticides. एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है और इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता। एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं? इट यूजेस लेस केमिकल्स विच कैन हार्म द एनवायरनमेंट। इसमें बहुत कम केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता। इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। यह मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और यह मिट्टी में उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाता है। एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज आर रिसाइकल्ड टू प्रोड्यूस मैन्योर। जानवरों और पेड़ पौधे जो कि खत्म हो चुके हैं उनसे जो खाद बनाई जाती है वो रिसाइकल हो जाती है, यानी कि उनका भी उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। ह्यूमन्स हैव लेसर एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स यूज इन कन्वेंशनल फार्मिंग। और इस तरह की फार्मिंग से इंसानों तक बहुत कम केमिकल्स पहुंचते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदायक होते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से स्वस्थ रखने के लिए की जाती है। डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और अब इसके कुछ, जिस तरह से हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। अब इसके नुकसान देख लीजिए। दिस मेथड प्रोड्यूस अ लेसर यील्ड। इस तरह के मेथड की बहुत कम लोगों को जानकारी है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन कन्वेंशनल फार्मिंग। और साधारण खेतीबाड़ी से यह खेतीबाड़ी महंगी होती है। इसी कारण इस ऑर्गेनिक जो सब्जियां और फल होते हैं वो थोड़े महंगे भी होते हैं। थैंक यू।